एक देश जिसे साउथ एशिया का राइजिंग इकोनॉमी मॉडल कहा जा रहा था, एक नेता जो 15 सालों तक पावर में रहे, और अचानक फिर प्रोटेस्ट होता है, अनरेस्ट होता है, रेजिग्नेशन होता है और पॉलिटिकल अर्थक्वेक होता है। 12 फरवरी 2026 बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर से हिल गया। क्या यह सिर्फ इलेक्शन था या पावर शिफ्ट के पीछे कोई और कहानी थी? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के 2026 इलेक्शन की। क्या हुआ असल में, कौन जीता, कौन हारा, और सबसे बड़ा सवाल, शेख हसीना को क्यों बांग्लादेश से हटाया? वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, पूरी पॉलिटिकल स्टोरी को डिकोड करेंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ऐसे डिटेल्स जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना प्रेजेंट सिचुएशन को समझना मुश्किल हो सकता है। 1971 पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इस नए देश का फाउंडिंग लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, राइट। उनकी बेटी शेख हसीना बांग्लादेश के सबसे पावरफुल लीडर बनकर उठी। 1996 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी। 2019 से लगातार पावर में रहे। उनके दौरान जीडीपी ग्रोथ फास्ट हुए, गारमेंट इंडस्ट्री पॉलिटिकल लेवल पर पहुंच, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इंटरनेशनल मीडिया ने बांग्लादेश को साउथ एशिया का इकोनॉमी सक्सेस मॉडल तक कहने लगा। लेकिन हर स्टोरी के दूसरा साइड भी होता है। बांग्लादेश की सियासत मेनली दो पार्टों में डिवाइड होती रही। एक बांग्लादेश अवामी लीग जो बीएनपी है, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी की लीडर थी खालिदा जिया। अपोजिशन का आरोप था कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं थे, मीडिया पे प्रेशर, अपोजिशन लीडर पर क्रैकडाउन। रूलिंग पार्टी का कहना था स्टेबिलिटी ज़रूरी है, एक्सट्रीमिशन कंट्रोल किया गया, डेवलपमेंट सबसे बड़ा एजेंडा है। यहीं से पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगा। कोविड के बाद असल गेम चालू हुआ। कोविड के बाद सिचुएशन बदली, बांग्लादेश को फेस करना पड़ा डॉलर क्राइसिस, फ्यूल प्राइस हाई, इन्फ्लेशन। उसके बाद में सबसे बड़ी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। मिडिल क्लास और स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए। सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन स्ट्रांग होने लगे। पब्लिक का मुद्दा क्लियर था, डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन डेमोक्रेसी भी। अगर हम 2024-25 के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात करें तो 2024 में बांग्लादेश में 12 स्टूडेंट और पब्लिक अनराइजिंग हुए, इकोनॉमिक इश्यूज हुए, जॉब कोटा सिस्टम और गवर्नेंस कंसर्न के चलते प्रोटेस्ट नेशन वाइड मूवमेंट तक बन गया। रिपोर्ट और पॉलिटिकल डिस्कशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर को फोर्स से कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट मारे गया, देश में बहुत सारे क्लैशेस हुए, देश में गहरा पॉलिटिकल अनरेस्ट गया। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया और बांग्लादेश छोड़कर इंडिया चली गई। इसके बाद 2025 में बांग्लादेश अवामी लीग को बैन कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। अगर सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ों को हम समझें तो अवामी लीग 2009 से 2024 तक लगातार गवर्नमेंट में थी, लेकिन 2024 के प्रोटेस्ट और अनरेस्ट के बाद शेख हसीना ने रिजाइन किया और देश छोड़ दिया। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ। मेन दो पार्टी थी, एक बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरा जमाते इस्लामी। बीएनपी का मेन फेस माना जाता है तारिक रहमान और जमाते इस्लामी का मेन फेस माना जाता है शफीकुर रहमान। अगर इस दोनों पार्टी का हिस्ट्री देखें तो 2001 में ये दोनों पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ी थी। उस वक्त पीएम बनी थी खालिदा जिया बीएनपी की, और जो जमाते इस्लामी का था उसको मिनिस्टर बनाया गया गवर्नमेंट में। 2008 में फिर ये लोग इलेक्शन लड़े साथ मिलकर, बट उस वक्त इलेक्शन जीत गए और शेख हसीना, उस वक्त इलेक्शन ये लोग हार गए और शेख हसीना इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन से पहले बहुत सारे क्लेम और बहुत सारे चर्चा हुए। इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा इंटरनेशनल डील को लेकर पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा हुआ। रिपोर्ट और पॉलिटिकल डिस्कशन में ये दावा किया गया, बीएनपी ने 8 फरवरी को चाइना के साथ एक बड़ा समुद्री डील किया, तो जमात कहाँ पीछे रहने वाली थी। जमाते इस्लामी ने भी 9 फरवरी 2026 को अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग डील की।
इन डील का कोई ऑफिशियल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में क्लियर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट के बीच इस बात पे डिबेट हुई कि इलेक्शन से पहले इतने बड़े डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट क्यों हुए। कुछ लोगों का मानना है कि पावर के लिए पार्टी इंटरनेशनल बैंकिंग सिक्योर करना चाहती थी, लेकिन इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्म डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। आइए अब हम ग्लोबल पावर एंगल देखते हैं कि बांग्लादेश सिर्फ एक कंट्री है या क्या। बांग्लादेश सिर्फ एक कंट्री नहीं है, बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया स्टेबिलिटी चाहती है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट यूएसए फ्री और फेयर इलेक्शन पर जोर डालता है। पॉलिटिकल कमेंटेटरी में ये भी कहा गया कि अगर कोई पार्टी चाइना के करीब आती है तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक प्रेशर डाल सकता है, और अगर अमेरिका करीब आती है तो चाइना इकोनॉमिक लेवरेज का यूज कर सकता है। कुछ ऑब्जर्वर ने अफगानिस्तान में 1980 का एग्जाम्पल दिया, लेकिन बांग्लादेश की सिचुएशन बिल्कुल अलग हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में है। पावर इक्वेशन और आरोप देखें तो अपोजिशन का मेजर आरोप था इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी पर सवाल, ह्यूमन राइट वायलेंस एलिगेशन, पॉलिटिकल सप्रेशन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, और सपोर्टर का कहना था इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुए, स्टेबिलिटी मेंटेन हुए। सच क्या है, ये डिबेट अभी भी चल रहा है। आइए अब हम देखते हैं इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और कनेक्टिविटी स्ट्रांग रही है। अगर नई गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी टिल्ट होती है, इंडिया को डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल डिबेट में यह भी कहा गया कि ग्लोबल प्रेशर कभी कभी रीजनल ट्रेड इक्वेशन को इम्पैक्ट करता है, लेकिन फ्यूचर पॉलिटिकल एक्चुअल ग्राउंड डिसीजन पर डिपेंड करेगी। अब फाइनल कंक्लूजन क्या आता है? बांग्लादेश की कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। पावर बदली है, सिस्टम टेस्ट हो रही है और दुनिया देख रही है। क्या ये डेमोक्रेसी की जीत है या सिर्फ पावर की ट्रांसफ़र? पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक प्रेशर, पार्टी राइवलरी, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इन सब ने मिलकर बांग्लादेश के 2026 इलेक्शन को हिस्टोरिकल बना दिया। आगे क्या होगा ये डिपेंड करेगा इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर और फॉरेन पॉलिसी बैलेंस पर। कमेंट करके बताना तुम्हारे हिसाब से असली टर्निंग पॉइंट क्या है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।